हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। आज से हम हमारी 10th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी एक्सरसाइज 1.1 हम करेंगे और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स, हमने नंबर सिस्टम 8th क्लास 9th क्लास सभी क्लासों में पढ़े हैं और उसको शुरू से पढ़ते और समझते आ रहे हैं। तो हम थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम्स में हमने क्या समझा था और उसका पूरे नंबर सिस्टम का यूज़ यहाँ पे होने वाला है, इसलिए उसको रिकॉल करना ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने देखा था सबसे पहले हमारे पास में कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स एन से डिनोट करते हैं इनको। नेचुरल नंबर्स को कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक ये नंबर्स चलते हैं। इसके बाद में हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स इनको W से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है कि नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट है, होल नंबर्स में क्या हो जाता है, एक जीरो और आ जाता है, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक के सारे नंबर। यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर में अगर डिफरेंस है तो सिर्फ इस जीरो का है। अगर ये जीरो आ गया तो वो नंबर्स होल नंबर्स कहलाएंगे, और अगर जीरो नहीं है तो नंबर्स का ग्रुप जो होगा वो क्या होगा? नेचुरल नंबर्स का सेट होगा, ग्रुप होगा। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। Z से इनको डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स में हमारे पास में क्या होते हैं? देखो, जीरो नंबर लाइन में हम इस तरफ चलते हैं तो 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। और अगर दूसरी तरफ चलते हैं नंबर लाइन में यहीं पे, तो माइनस का 1 -2 -3 -4 अप टू ये भी कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये सारे के सारे नंबर से क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इस एक्सरसाइज में हमारे पास बार बार किस चीज़ का यूज आएगा? बोलेगा इंटीजर। इंटीजर हर क्वेश्चन में, तो हमको इंटीजर्स का मतलब पता होना चाहिए कि बोल रहा है कि कोई भी नेगेटिव नंबर या कोई भी पॉजिटिव नंबर हमको लेना है। अगर वो बोलेगा पॉजिटिव इंटीजर्स तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेने, वो बोलेगा नेगेटिव इंटीजर्स तो हमको नेगेटिव नंबर लेने, और केवल कहे कि इंटीजर्स तो हम कोई सा भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, एज्यूम करेंगे यहाँ पर हम नंबर्स को। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़े हुए हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल, इनको R से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर्स P/Q की फॉर्म में जिनको हम लिख सकते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। जैसे 5/7 माइनस का 3/4, ऐसे कोई से भी नंबर, बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा ही नहीं, ये भी हो सकता है 91/6 91/93, ऐसा भी कोई भी नंबर। ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। और इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स कौन से हुए? नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर्स के होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। देखो, इसमें आपने अधिकतर बुक्स में देखा होगा कि ऐसे लिखा रहता है जहाँ पे P/Q और वहां लिखा रहता है वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर Q 0 हो गया तो ये हमारे को पता है, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर में अगर कहीं पे भी जीरो आ गया, किसी भी डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, तो वो नंबर जो है ना इनफाइनाइट हो जाता है। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा है 5 डिवाइड बाय 0, तो इसकी वैल्यू होगी इनफाइनाइट। किसी भी नंबर को 100 भी लिखा है मेरे पास डिवाइड बाय 0 तो भी इनफाइनाइट। समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट हो तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वहां पर क्या होना चाहिए, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 हमारे पास में नहीं आना चाहिए, इसलिए वहां पर ऐसा लिखा रहता है वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इरेशनल नंबर को समझे कि नंबर विच कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ
पी अपॉन क्यू। तो देखो मेरे पास एक नंबर लिखा है, मान लो 5.23, ये इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है? आप कहोगे हाँ इनको तो हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा, लेकिन लिख तो सकते हैं ना। देखो 5.23 है, मैं इसको 523 अपॉन 100 लिख सकता हूँ क्या? ये तो हमने सबने पढ़ा है कि पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं नीचे 1 के आगे उतने जीरो लगा के डिवाइड कर देते हैं। तो देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया नंबर, आ गया। तो ये कौन सा नंबर हुआ? रेशनल नंबर। लेकिन अब हम इरेशनल नंबर को अगर समझना चाहते हैं तो इरेशनल नंबर जैसे मैंने कहा, मान लो लिखा है मेरे पास 3.2876 डैश 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 डैश। अब बताओ मैं इस नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है पॉइंट के बाद कितने डिजिट है इसका हमारे को पता नहीं है। तो जितने अगर डिजिट का मुझे पता नहीं है तो डिवाइड में कितने 0 1 के आगे मैं लगाऊं ये अपने को नहीं पता। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स। कुछ नंबर्स हमने देखे जाएंगे इस तरीके की, जैसे लिखा होगा 2.72 बार, ये बार लगी होती है। इस बार का मतलब क्या होता है कि जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है वो नंबर रिपीट हो रहे हैं। जैसे मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 2.727272 डैश डैश डैश, कितनी बार पता नहीं। ठीक है, तो ये बार लगे हुए नंबर भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स, क्योंकि बार हमको बार से पता नहीं लग रहा कितने नंबर्स होते हैं। देखो बार ऐसा ही नहीं, इस तरीके से बार हो सकती है। जैसे मेरे पास लिखा 5.93 और इस 3 के ऊपर बार लगा हुआ हो, तो इसका मतलब भी क्या होता है? 5.933333, ये इस तरीके से। तो जो बार लग गई, तो जिस नंबर पे बार लगी है वो नंबर रिपीट हो रहा है। और ऐसे सारे नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। कोई आप लोग इरेशनल नंबर का और कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? आप लोगों ने सुनाओ। देखो पाई, पाई क्या है? इरेशनल नंबर। क्यों? आप कहोगे तो रेशनल होता है। पाई की वैल्यू तो हमने बोले बचपन से पढ़ी है, अब तक भी पढ़ते आ रहे हैं, 22.7 होती है, ये तो सुना है ना आप सभी ने। लेकिन हम लोगों को ये पूरा नहीं पता कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22.7 नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। समझ में आया? पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है। अगर इसी को लिखेंगे 3.147 डैश 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 डैश, ये भी आगे चलती चली जा रही है। इस नंबर के बारे में अभी तक ये नंबर एंड नहीं हुआ है, ना तो ये रिपीट होता, नॉन रिपीटेबल है, तो ये रिपीट भी नहीं होता इसमें कोई नंबर, और ये नंबर आज तक खत्म भी नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर्स अब हम कितने पॉइंट के बाद क्या डिजिट लगाएं? इसको 22.7 जो अपन लिखते हैं वो अप्रॉक्स वैल्यू लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आज तक पता नहीं चली है, इसलिए पाई भी क्या है? इरेशनल नंबर। तो इस तरीके के नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इरेशनल नंबर होते हैं। यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसका फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हमने पढ़े नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो ये जो सारे नंबर्स होते हैं, इन सारे नंबर्स का एक ग्रुप, ये सारे नंबर्स अगर उठा के एक थैले में डाल दिए जाएं तो इनका जो ग्रुप होता है, इन सारे नंबर्स का जो ग्रुप होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स है क्या? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल नंबर्स, इन सबको हम रियल नंबर कहते हैं। देखो अब अगर ये रियल नंबर है तो कोई ना कोई इमेजनरी नंबर भी होगा, तो वो इमेजनरी नंबर हमारे सिलेबस से बाहर है, क्योंकि 10th तक हमको सिर्फ रियल नंबर्स को ही पढ़ना है। इमेजनरी नंबर हम लोग 11th क्लास में जाके पढ़ते हैं। जो लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेते हैं वो लोग इस इमेजनरी नंबर्स को आगे पढ़ेंगे। तो जब हम 11th में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे इमेजनरी नंबर के बारे में जानेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमको किसके बारे में जानना है? रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, अब हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ये तो अभी तक रिकॉल था जो हमने 9th क्लास से पढ़ते हुए आए थे। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या हुआ कि हम लोगों ने एचसीएफ निकालना सीखा है, तो एचसीएफ निकालने के लिए इन्होंने एक यूक्लिड डिवीजन लेमा ढूंढी। इन्होंने बहुत सारे तरीकों से सवालों को, क्वेश्चंस को कर करके और एक लेमा बनाई जिसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। ठीक है, तो ये लेमा क्या थी इसको हम अभी समझेंगे। इस लेमा का यूज करके हम क्या करते हैं कि नहीं 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का एचसीएफ ढूंढते हैं। ठीक है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप सभी लोग तो जानते हैं एचसीएफ क्या होते हैं, फिर भी एक बार समझा देता हूँ। देखो जैसे मेरे पास एक नंबर लिखा है 24, एक नंबर लिखा है 36।
तो इन दोनों का HCF निकालने का मेथड हम बचपन से सुनते और समझते चले आ रहे हैं कि अगर 24 और 36 का मुझे HCF निकालना है तो मैं 24 के फैक्टर करूँगा कि 24 किस किस से डिवाइड होता है। देखो ये 2 से डिवाइड होता है, पहले तो मैं 1 ही ले लूँ। सबसे पहले 24 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है और 24 खुद से भी डिवाइड होता है। ठीक है, ऐसे दूसरा नंबर है अपने पास 36। इसके अगर मैं फैक्टर करूँगा तो 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 6 से भी है, 8 से नहीं है, 9 से है, 12 से है, 36 खुद से भी है, 18 से भी है बीच में। ठीक है, ये लो 18 और ये 36। तो देखो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि HCF की बात करना चाह रहे हैं कि इन दोनों में HCF क्या है, कॉमन फैक्टर। देखो इसका कॉमन फैक्टर 1 है, दोनों का 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है। तो ये सारे कॉमन फैक्टर है इसके, जो इसके फैक्टर है वो कॉमन सारे हैं। लेकिन इनमें हाईएस्ट कॉमन कौन सा है? इनमें हाईएस्ट कॉमन है ये 12, दिख रहा है, इनमें हाईएस्ट कॉमन 12 है। तो इसका HCF कितना हो गया? 12। तो HCF आप लोगों को मुझे पता है बहुत अच्छे से आता है, एक बार समझाने के लिए मैंने आपको बताया। लेकिन अब ये जो यूक्लिड थे, इन्होंने क्या हुआ कि इसी HCF को फाइंड करने का एक दूसरा तरीका ढूंढ लिया, इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या तरीका इन्होंने ढूंढा? इन्होंने देखा कि जो दोनों में से छोटा वाला नंबर है, ठीक है, देखो 36 इज ग्रेटर एंड 24 इज स्मॉलर। तो इन दोनों में से जो स्मॉलर नंबर है उससे सबसे पहले हमने ये लिखा 36 इज इक्वल टू 24 की फॉर्म में इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो 24 इंटू 1 करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या रहेगा? 12। आया समझ में? 24 इंटू 1 प्लस 12 करें तो क्या 36 होगा। अब इस 24 को इस 12 की फॉर्म में लिखूँ तो रिमाइंडर क्या बचा? देखो मेरे पास, सॉरी 12 इंटू 2 प्लस 0। तो जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया जिसकी वजह से वो इसका क्या हो गया? HCF हो गया। ये तरीका ढूंढा किसने? यूक्लिड ने। यहाँ तक की बात क्लियर? तो अब इसको हम समझेंगे कि यूक्लिड ने डिवीजन लेमा जो दी थी वो आखिरकार थी क्या। देखो हम लोग जानते हैं कि अगर मेरे को किसी नंबर को, जैसे कोई नंबर है 25 मान लिया, इसको मुझे डिवाइड करना है 3 से, तो मैं क्या करूँगा? 8 टाइम 24 रिमाइंडर 1 हुआ मेरे पास में। तो ये अपने पास क्या होता है? देखो ये होता है अपने पास डिवीज़र, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ये डिविडेंड होता है 25। ये अपने पास कोशेंट होता है जितनी बार उसमें डिवीजन हुआ है, और ये जो बचा हुआ है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए इसने क्या बताया यूक्लिड ने, कि जो हमारे पास में डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजन। डिविडेंड कौन है यहाँ पर? 25 इज इक्वल्स टू डिवीजर कौन है? 3 इंटू कोशेंट, ठीक है, कोशेंट हो गया, प्लस लास्ट में हमारे पास क्या है? रिमाइंडर। ये यूक्लिड ने डिवीजन लेमा बताई। तो यहाँ से देखो हम कह सकते हैं, मैंने मान लिया कि मेरे पास ये जो डिविडेंड है ये कोई नंबर है a, ये मेरे पास कोई नंबर है a, ये रहा a, इज इक्वल्स टू डिवीजर मैंने मान लिया कोई मेरे पास b डिवीजर है, यानी इतनी बार इस b से डिवाइड करना है उस नंबर को, इनटू क्वेश्चन कौन है यहाँ पर हमारे पास में, जितनी बार वो डिवाइड होगा इसको हमने क्या कहा? q, प्लस रिमाइंडर को लिख लिया हमने r। तो ये जो हमारे पास लिखी है ना, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यहाँ पर देखो रिमाइंडर के बारे में भी एक चीज़ और समझेंगे, लेकिन ये जो यूक्लिड ने डिवीजन लेमा दी थी वो ये है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इसी में, देखो और आपको ढंग से समझा रहा हूँ। अब जैसे मैंने मान लो यहाँ पर ये 3 था, मैंने सबसे पहला नंबर लिया 25 डिवाइड बाई 3, नंबर अगला लिया 26 डिवाइड बाई 3, 27 डिवाइड बाई 3, इससे पहले का नंबर और 24 डिवाइड बाई 3। देखो जब 24 को मैं डिवाइड बाई 3 करूँगा तो 8 टाइम में 24 आ गया, रिमाइंडर क्या बचा? 0। 25 को डिवाइड बाई 3 करा
तो 8 टाइम में क्या आया 24 और रिमाइंडर क्या हुआ 1। ऐसे ही 26 को मैंने डिवाइड करा 3 से, कितनी बार हुआ 8 टाइम 24, रिमाइंडर क्या बचा 2। यहाँ पर इसी 3 से मैंने डिवाइड किया 27 को, 9 टाइम गया 27, रिमाइंडर क्या बचा 0। देखो यहाँ पे हम गौर करें तो हमको दिख रहा है कि 3 से कोई भी नंबर को डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 बचा, 1 बचा, 2 बचा, वापस 0 आ गया। वापस आगे करूँगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, लेकिन 3 कभी भी नहीं आएगा। तो इसने यूक्लिड ने ये चीज़ बताई कि रिमाइंडर जो है ना वो कभी भी, रिमाइंडर जो कभी भी है ना क्वोशंट जो होता है उससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिविजर से बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आर इज ऑलवेज लेस देन किससे होगा बी। इक्वल भी नहीं है, देखो 3 भी नहीं आ रहा। आर जो है रिमाइंडर जो है वो हमेशा किससे डिविजर से छोटा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर इज ऑलवेज लेस देन टू बी, किससे डिविजर से छोटा होगा। जैसे अगर मान लो मेरा इफ डिविजर इज 6 मान लिया मैंने, डिविजर इज 5 मान लिया, तो क्वोशंट क्या होने, रिमाइंडर क्या होने वाला है आर। इस केस में पता है क्या होगा, या तो 0 1 2 3 4, 5 कभी भी नहीं होगा। अगर आर 6 है, इफ बी इज इक्वल टू 6, देन आर क्या होने वाला है 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन 6 नहीं होगा। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो आर है वो ऑलवेज लेस देन बी रहेगा, बी के बराबर भी नहीं होगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो यही क्या है यूक्लिड की डिवीजन लेमा है, जिसको हम लोगों ने समझना चाह रहे हैं। और इसको यूज करके अब हम HCF कैसे फाइंड करते हैं, इसका एक छोटा सा तरीका तो मैंने आपको ये समझाया है, लेकिन अभी इसको जो आपके बुक में तरीके दिए हुए हैं उसको समझते हुए हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक की बात में अगर आपको कोई लोग प्रॉब्लम हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछेंगे और मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो आपकी बुक का एक एग्जाम्पल समझते हैं इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए। एग्जाम्पल, ठीक है, एक बुक में आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है अपने को 455 और 42, इन दोनों का HCF फाइंड करना है। देखो यहाँ पर अपने को 24 36 का फाइंड करना था, तो एक हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया था, और ये वाला जो मेथड था वो यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला मेथड है। इसी को यूज करते हुए, क्योंकि हमको यहाँ पर एग्जाम में स्पेशली लिखा हुआ है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड HCF। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों का HCF फाइंड करना है। तो मैंने सबसे पहले लिखा, अब ये ध्यान रखना है कि दोनों में से जो लार्ज वाले डिजिट है, स्मॉल वाले डिजिट को यूज नहीं करेंगे, लार्ज वाले डिजिट को यहाँ पर रखेंगे। 455 इज इक्वल्स टू 42 के फैक्टर इसकी फॉर्म में 42। अब देखो 10 टाइम अगर मैं 42 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 420 हो जाएगा, यानी इससे छोटा या इसके इक्वल नंबर हमको ढूंढना है। तो 420 इंटू 10, ठीक है, प्लस अपने पास क्या रहा 35, 455 है ना, 420 हो गया। 420 में से 455 को माइनस किया तो अपने पास बचा 35, रिमाइंडर रह गया। आप लोग बुक में कॉपी में इसको करके देख लेना। ठीक है, 42 इंटू 10 करेंगे और लास्ट में हमारे पास क्या रहेगा 35। अब हमारे पास में अभी तो ये क्या था, ये ए था और ये बी था, यानी 455 को डिवाइड किससे करना था 42 से। तो ये ए की तरह यूज हो रहा था, ये बी की तरह यूज हो रहा था। क्यों, हमारे पास में क्या हो गया 10 और रिमाइंडर हमारे पास में क्या हो गया 35। अब जब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगले टर्म में ये हमारे पास ए हो जाएगा और ये हमारे पास बी की तरह यूज होगा। तो मैंने लिखा 42 ए इज इक्वल टू बी, बी यहाँ पर क्या है 35 इंटू 35 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 42 या इससे छोटा नंबर आ जाए, तो ये हमारे पास है 1, 35 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना हुआ 7। ठीक है, 35 प्लस 7 कितना हो गया 42। अब ये वापस से ए और ये बी, यानी यहाँ पे मैंने लिखा 35 इज इक्वल टू 7 की फॉर्म में 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 35, रिमाइंडर क्या बचा 0। जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया जिस बी की वजह से, वही हमारे पास में क्या हो गया HCF। तो हमारा HCF क्या हो गया, HCF इज इक्वल टू 7। यहाँ तक की बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप फटाफट से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को और समझते हैं। चलो चलो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम वापस से समझते हैं, हमारा नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का। आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास लिखा हुआ है 4052
और 12576 यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए हमको इसका HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये वाला। तो चाहे वो आगे दिया हुआ हो या पीछे दिया हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेटर नंबर को हमेशा पहले रखेंगे, स्मॉलर नंबर को हमेशा बाद में लेंगे। यानी हमारे को हमेशा ग्रेटर नंबर हमारे पास A होगा और स्मॉलर नंबर हमारे पास में B होगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। जो भी नंबर ग्रेटर होगा वो A की तरह ही ट्रीट करेंगे और स्मॉलर नंबर को B की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखो यहाँ पर A इसी वाली यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए 1 2 5 7 6 इज इक्वल्स टू, इसकी फॉर्म में लिखना है मेरे को 4052 को किससे मल्टीप्लाई करूं, कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं कि या तो ये या इससे छोटा नंबर अपने पास में आ जाए और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इनटू देखो 4052 जो है ना, आप लोग कॉपी में मल्टीप्लाई करके देखोगे, फ्री टाइम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर आएगा और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 420। ठीक है, ये हमारे पास में B था, ये Q हो गया और ये हमारे पास R हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये हमारे पास A की तरह ट्रीट होगा और ये B की तरह ट्रीट होगा। तो 4052 को मैंने लिखा 4052, ये हमारे पास B हो गया 420। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 420 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास में कुछ ये आए और जो रिमाइंडर बचे तो ये होगा 9 प्लस रिमाइंडर अपने पास बचेगा 272। यहाँ तक की बात क्लियर है। 420 को 10 टाइम करूँगा तो देखो वैसे भी 4200 हो गया, तो मुझे अपने को वैसे ही पता लगना है 4200 से तो कम है। तो यानी 9 टाइम मैंने मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर मेरे पास में क्या बचा 272। अब यहाँ पर 420 कैसे यूज होगा A की तरह और 272 कैसे यूज होगा B की तरह। देखो 272 है, इसको 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी इससे छोटा होगा, क्योंकि 2 टाइम करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 472 इज इक्वल्स टू 221, ये 272 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर बचेगा मेरे पास में 148। ओके, ये A और ये B। तो मैंने लिखा 272 इज इक्वल्स टू 148, ये मेरे पास अब क्या हो गया B Q। अब दिख रहा है मुझे 148 को डबल भी करेंगे तो इससे ज़्यादा ही होने वाला है, तो इंटू ये भी क्या होगा 1 होगा, रिमाइंडर अपने पास में बचेगा 124। ओके, अब ये वही A ये B 148 इज इक्वल्स टू 124 इंटू 1 प्लस 48 है तो बचा मेरे पास 24। ये वापस से A ये B, तो मैंने लिखा 124 इज इक्वल्स टू 24। देखो अपने को पता है 24 इंटू 5 120 होता है, 24 इंटू 5 120 प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा 4। ओके, अगेन A एंड B 24 इज इक्वल्स टू 4। जब मेरे पास 4 क्या है डिविज़र है तो क्वोशंट क्या होने वाला है 6 और रिमाइंडर क्या होने वाला है 0। तो 0 किस डिविज़र से हुआ 4 से, तो 4 हमारे पास का क्या हो गया HCF। तो HCF इज इक्वल्स टू 4। यहाँ तक की कहानी क्लियर। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करते हैं। उसके जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो मैं आप लोगों को करवाता हूँ। यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। ठीक है, इसका हमारे को HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए। तो वही अब बड़ा नंबर है, लार्ज वाला नंबर है, ग्रेटर नंबर ये वाला, और ये स्मॉलर नंबर। ग्रेटर नंबर हो गया हमारे पास में A और ये B। देखो जितना लिख के करोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। A अपने पास में हो गया 225 इज इक्वल्स टू 135। ठीक है, अब 135 का डबल कितना होने वाला है, डबल करेंगे तो 270, यानी इससे ज़्यादा होने वाला है। तो इसका डबल करने की जरूरत नहीं है हमने को, इंटू 1 रिमाइंडर बचेगा अपने पास कितना 290। ठीक है, देखो 135 और प्लस अगर मैं 100 करूँगा तो 235 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा 90। ओके, अब ये अपने पास A और ये B हो गया 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू, अब 90 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो 180 हो जाएगा ना, तो 1 टाइम ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रिमाइंडर क्या रहने वाला है 45। फिर यहाँ पर मेरे पास ये तो 90 तो A हो गया और 45 B हो गया।
45 इंटू 2 90 होता है, रिमाइंडर क्या रहेगा 0। तो हमारे पास HCF क्या हो गया, HCF इज इक्वल टू 45। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकेंड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है 38220 और 196, 38220 और 196 का HCF फाइंड करना है। इस बुक का सबसे आसान क्वेश्चन, इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन यही है। देखो, क्योंकि आप लोग जब करके देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि 3 ये हमारे पास हो गया A और ये हमारे पास में यहाँ पर हो गया B। 38220 इज इक्वल टू 196। इसको 195 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना आप लोग आपकी कॉपी में, तो आपको समझ में आएगा कि 196 और 195 करेंगे तो ये आ जाएगा, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0। तो किस डिवीजर से रिमाइंडर 0 आया, 196 से। तो हमारा HCF यहाँ पर क्या हो गया 196, HCF इज इक्वल टू 196। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका बुक का। ये दिया हुआ अपने को 867 इज इक्वल्स टू 867 एंड 255। जब ग्रेटर नंबर ये है तो ऑब्वियसली ए यही होने वाला है और बी ये वाला होगा। तो यहाँ से देखो 867 इज इक्वल्स टू 255 इंटू, देखो 3 टाइम करके देखना, तो 255 का 3 टाइम होगा, प्लस हमारे पास में रिमाइंडर में बच जाएगा 102। क्लियर है। ए ये बी 255 इज इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर आपके पास बचेगा 51। क्लियर है। ये वापस से 102 इज इक्वल्स टू 51 का 2 टाइम करो, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो हमारे पास HCF क्या हो गया इज इक्वल्स टू 51। समझ में आ गया, ये हमारा HCF। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी बुक का सेकंड क्वेश्चन ये है, देखो एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो हमने समझा था इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है। एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो या तो 6q, पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो या तो 6q + 1 की फॉर्म में होगा, या 6q + 3 की फॉर्म में होगा, या 6q + 5 की फॉर्म में होगा। हमारे को क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि 6 यहाँ पर क्या है, हमारे पास में डिवीजर है, q क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, और ये 1 हमारे पास रिमाइंडर है। तो 1 3 5, देखो जब भी नंबर ऑड नंबर है तो रिमाइंडर ऑड आएगा, और इवन नंबर होता है तो रिमाइंडर हमेशा इवन आता है। ठीक है, तो यानी हमको दिख रहा है, इसने क्वेश्चन में बोला है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आइदर इन द फॉर्म ऑफ, इसमें इस फॉर्म में या इस फॉर्म में होगा। तो अपन ने कहा लेट ए बी एनी इंटीजर, अगर ए कोई इंटीजर है तो वो किस फॉर्म में होगा। अब अपने पास यहाँ पर b क्या है, b इज इक्वल्स टू 6। देखो जो यहाँ पर जिससे हम ये क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उसको हम b बोलते हैं, यानी ये हर बार अपने पास b चल रहा है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो b हमारे पास क्या हो गया 6। देन a क्या हो सकता है, a या तो हो सकता है 6q + रिमाइंडर 0, यह हो सकता है 6q + रिमाइंडर 1, यह हो सकता है 6q + रिमाइंडर 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। ये सब हो सकता है ए, लेकिन 6q + 6 नहीं हो सकता है ना, समझा, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी b के इक्वल नहीं होगा। b यहाँ पर 6 है तो रिमाइंडर ऑलवेज भी r जो है ना हमारा, r क्या होगा हमेशा लेस देन, इस वाले केस में लेस देन 6 होगा। तो यहाँ समझ में आ गया हमारे को a 6q + 0 1 2 3 4
और 5 के फॉर्म में हो सकता है। तो अगर ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इफ ए इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर है, ऑड इंटीजर, देन ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ए इज इक्वल टू या तो हो सकता है 6 क्यूब प्लस 1, यह हो सकता है 6 क्यूब प्लस 3, यह हो सकता है 6 क्यूब प्लस 5। क्लियर है? यहीं पे हमारे को क्वेश्चन घुमा के भी दिया जा सकता है एग्जाम में। वो कह सकता है कि ए इज एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो अगर ये तो फर्स्ट वाला पार्ट हुआ जो हमारे को बुक में दिया है, लेकिन अगर एग्जाम में हमारे को ये बोर्ड है हमारी तो ये घुमा के भी दे सकता है। तो इफ ए इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, देन ए किस फॉर्म में हो सकता है, ए इज इक्वल टू हो सकता है 6 क्यूब प्लस रिमाइंडर 0, यह हो सकता है 6 क्यूब प्लस ए इज इक्वल टू हो सकता है 6 क्यूब प्लस 2, यह हो सकता है ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4। अगर इवन नंबर है तो 0 2 4 हो सकता है, ऑड नंबर है और तो 1 3 और 5 रिमाइंडर रह सकता है। यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन आसान है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो हमारे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन लिख लिया आपने, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एनी आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ठीक है, 616 मेंबर्स हैं आर्मी के पूरे बैंड में। जैसे हमारे स्कूल में मान लो 1000 स्टूडेंट हैं, ऐसे उनके पास 616 मेंबर्स हैं, उनको एक के पीछे एक मार्च करना है बिहाइंड आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, यानी 32 लाइन लगनी है, 32 मेंबर्स लाइन में लगने हैं, 32 लाइन लगनी है। जैसे हमारे स्कूल में मान लिया 1000 स्टूडेंट हैं और 1 से 10 तक क्लास है, अगर तो 10 लाइन लगती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 की, उस तरीके से मान लो 32 लाइन्स इनकी लगनी है। मेंबर्स इन अ परेड, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे को HCF फाइंड करना है। 616 जो है ना टोटल मेंबर्स हैं और 32 का इसके पास ग्रुप में इनको मार्च करना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं ये हमको फाइंड करना है। तो वो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। यहाँ पर ये हमारे पास ए और ये बी, ए इज इक्वल्स टू 616 एंड बी इज इक्वल्स टू 32। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है 616 इज इक्वल्स टू 32, 616 इज इक्वल्स टू 32। अब 32 को 10 टाइम हम लोग करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 616, एक मिनट, ठीक है, 616 इज इक्वल टू 32। इसको मल्टीप्लाई करो 19 टाइम और रिमाइंडर हमारे पास में बचेगा इसका 8। ठीक है, अब अगेन ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर 32 इज इक्वल टू 8। अब 8 के टेबल में 4 टाइम में हमको पता है 32 हो जाता है, 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो हमारे पास क्या हो गया HCF 8, यानी वो 8 कॉलम वहाँ पे बनेंगे जिसके अंदर 32 मेंबर्स आ जाएंगे और टोटल 616 आ जाएंगे। तो हमारा HCF इज इक्वल टू 8। क्लियर है यहाँ तक के बाद। चलो अब हम इसका नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा show that square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1। ठीक है, फॉर्म में शो करना है 3m या 3m plus 1 में स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो ऑड और इवन यहाँ पर निकाल, इसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का है। तो हमने क्या कहा, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर
ये मैंने मान लिया। और देखो यहाँ पर यहाँ 3m प्लस 1, तो b मुझे लग रहा है b इज इक्वल टू कितना हो गया, एंड b इज इक्वल टू 3। क्लियर हो गया यहाँ तक की बात। b मैंने 3 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 3m और जो ये हमको क्वेश्चन में बोलेगा उसके बेस पे हम लोग b को डिसाइड करेंगे। a हमेशा हम इमेजिन करेंगे अपने हिसाब से, कोई भी अपन ने लेट कर लिया a को, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर क्या होगा, देन a इन द a क्या हो सकता है, a कुड बी, क्या क्या हो सकता है देखो, a इज इक्वल टू मेरे पास में हो सकता है 3q प्लस 0, क्यों पता है आप लोगों को, a इज इक्वल टू हो सकता है इस फॉर्म में 3q प्लस 1, और a इज इक्वल टू हो सकता है 3q प्लस 2। अब जब इसने हमारे को यहाँ पर 3m प्लस 2 कहा ही नहीं है, तो हमारे को उस 2 वाले को यूज़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन समझने के लिए हमको पता है कि जब 3 वहाँ पर क्वोशंट डिविजर होता है, 3 डिविजर जब हमारे पास होता है, तो रिमाइंडर में 0 या 1 या 2 होता है। क्लियर है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इफ a इज इक्वल टू 3q, a अगर मान लिया मैंने 3q है, देन क्या होगा, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ इंटीजर, एनी इंटीजर। तो अब इसका स्क्वायर करूं, स्क्वायर बोथ साइड, तो देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर हो गया क्या, क्लियर है यहाँ तक की बात। तो a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये हो गया q स्क्वायर। अब हमारे को लाना किस फॉर्म में, 3m की फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से 3 कॉमन लिया, तो अंदर क्या 3q स्क्वायर बच गया क्या, क्लियर है यहाँ तक की बात। अब इस 3q स्क्वायर को मैंने बोल दिया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर एनी इंटीजर। देखो इंटीजर का मतलब क्या होता है हम यहाँ पर समझें। अगर मेरे पास मान लो ये कोई इंटीजर है, अगर 5 है, कोई इंटीजर 5 है q, अगर q इज इक्वल टू मेरे पास 5 है, देखो वो इंटीजर है, तो मैं q का स्क्वायर करूं तो क्या 25 होगा, और उसको 3 से मल्टीप्लाई भी करूं, मैंने कहा 3q स्क्वायर, तो 3 इंटू 25 तो 75 आ जाएगा। तो ये भी तो इंटीजर है, तो ये पूरा का पूरा एक इंटीजर हो गया, वेयर m इज इक्वल टू 3k स्क्वायर एन इंटीजर। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो रहा इसका पहला पार्ट। अब इसका दूसरे पार्ट में मैंने कहा कि इफ a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a अगर 3q प्लस 1 है, तो मैं दूसरे वाले पार्ट को इसको प्रूव करना जा रहा हूँ। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हुआ, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर बोथ साइड हुई, स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसने कहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का भी स्क्वायर। क्लियर है। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको यूज करते हुए इसको खोलेंगे हम लोग, 3q का स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, तो 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। क्लियर है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास 3, मैंने 3 कॉमन लिया, तो बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q। इस 1 को मैंने बाहर रखा, क्यों, क्योंकि हमको 1 को बाहर ही रखना है। इसको मैंने क्या कहा, 3m प्लस 1 a स्क्वायर इज इक्वल टू वही, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q एनी इंटीजर। क्लियर हो गया। तो हमने प्रूफ कर दिया कि वो किस फॉर्म में हो सकता है, एक जो कोई भी इंटीजर है उसका स्क्वायर किस किस फॉर्म में हो सकता है, 3m की फॉर्म में हो सकता है, या तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक की बात। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5th क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, ये हमारे पास में कह रहा है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m
9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब अपन ने क्या कहा, मैंने कहा लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर और b इज इक्वल टू क्या हो गया 9। गलत, बस यहाँ पे इसने थोड़ा सा हमारे को घुमाया है। b इज इक्वल टू होना तो 9 चाहिए इसके हिसाब से जो मैंने अभी तक आपको बताया, लेकिन अब हमको रिमाइंडर पे भी ध्यान देना है। रिमाइंडर 1 है, यहाँ पर 8 है और वहाँ पे रिमाइंडर 0 है और उसने कहा है क्यूब। अब ये भी तो देखिए 1 का क्यूब तो 1 होता है, लेकिन 8 किसका क्यूब होता है 2 का। जब 8 2 का क्यूब है तो पक्का यहाँ पर 2 आ रहा है और वहाँ पे क्या होने वाला है 3। तो यहाँ पे हमको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि रिमाइंडर हमारे पास में क्या है, रिमाइंडर को ध्यान देंगे तो हमारे पास d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। क्लियर हो गया बात। ये हमको इस तरीके के क्वेश्चंस दिमाग को घुमाने के लिए दिए जाते हैं, तो हमारे को ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से करेंगे। b यहाँ पर हमारे पास 3 हो गया, तो देन a किस फॉर्म में हो सकता है, a इज इक्वल टू क्या हो सकता है, या तो होगा 3q प्लस 0, या हो सकता है a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, या a इज इक्वल टू हो सकता है 3q प्लस 2। 3q प्लस 3 नहीं होगा, हमको पता है क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का है। अब सबसे पहले देखते हैं इफ a इज इक्वल टू 3q। अब मैं कर रहा हूँ क्यूब बोथ साइड। जब क्यूब बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास में हो गया ए क्यूब इज इक्वल टू 3q होल क्यूब, क्यूब बोथ साइड। ए क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब होता है 27 एंड क्यू क्यूब। यहाँ पे हमको 9 की फॉर्म में इसको लाना है, तो 9 कॉमन लेंगे। ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3q क्यूब, समझ में आ गया। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9m, वही लाइन वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब एनी इंटीजर, ठीक है, जो हम लोग लिख रहे हैं हर बार एनी इंटीजर। क्लियर है। दूसरी वाली कहानी यहां तक समझ में आ गया। इफ a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो क्या होगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। देखो स्क्वायर का फॉर्मूला था, क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब अगर है तो होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। क्लियर है। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर और b प्लस 3a b का स्क्वायर और b क्यूब। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब 3 का स्क्वायर 9 3 27 इंटू 1 तो क्या 27 क्यू स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 3 3 जा 9 क्यूब और 1 क्यूब 1। तो ये हो गया अपने पास। अब यहाँ पर हमको वही 9m लाना है, तो मैंने 9 कॉमन लिया, तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9m प्लस 1 a क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q एनी इंटीजर। क्लियर हो गई बात। इसका तीसरा पार्ट करेंगे, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज, इफ a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 क्यूब बोथ साइड, तो देखो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब। क्लियर है। फॉर्मूला वही लगाएंगे, a क्यूब यानी कि 3q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एंड b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब।
27 क्यू क्यूब, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 2 54 क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 3 9, 9 4 जा 36 क्यू प्लस 2 क्यूब 8, कॉमन क्या लेना है 9, क्योंकि तीसरी कंडीशन क्या दिखानी है 9m, तो 9 कॉमन लिया, 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ ए क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल्स टू 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू एनी इंटीजर। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे की चीज़ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस कर लेना, दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।